मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अब की बार 405 ये नारा 2024 के लोकसभा चुनाव, जो 18वीं लोकसभा के चुनाव, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का है। उसे राम के नाम पर भरोसा है, साथ ही नरेंद्र मोदी के काम पर भी वो भरोसा करती है। यानी कि राम और अपने काम को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना के मोदी की गारंटी के सहारे 18वीं लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा के चुनाव में हैट्रिक पाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति है? तकरीबन 50 साल तक देश की सत्ता पर काबिज कांग्रेस 2014 के बाद अपने आप को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भी स्थापित नहीं कर पाई। राहुल गांधी की पिछले 2 सालों से सड़कों पर जो सक्रियता है, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद इस समय चल रही है भारत न्याय यात्रा, तो क्या कांग्रेस की चुनावी तैयारी है? उसको लेकर आज चंपावत में पूर्व सांसद, लोकसभा के भी सांसद रहे हैं और राज्यसभा के भी रहे हैं, उससे पहले उत्तराखंड विधानसभा में विधायक भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता प्रदीप टमटा हमारे साथ हैं। आज उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मंत्रणा करी है, उनको कैसे संघर्ष करना है, किन मुद्दों पे आगे बढ़ना है, उन चीज़ों की जानकारी दी है। तो सीधे उनसे ही बात करते हैं। टमटा साहब, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे। तो कैसे 2024 के चुनाव में कांग्रेस अपने को खड़ा करेगी? कांग्रेस पूरी तरह से खड़ी है। कांग्रेस ने तमाम प्रतिपक्षी दलों के साथ मिलिया इंडिया गठबंधन किया था और उसके परिणाम आने लगे। आपने यूपी में देखा होगा, यूपी में कांग्रेस सपा के बीच में जो इंडिया गठबंधन था, उसके बीच में CRC का सहमति हो गई है। आपके साथ भी कांग्रेस की दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गोवा के संदर्भ में एक रणनीति बन चुकी है। दिल्ली में हम साथ चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात में, हरियाणा में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक जगह हमने कहा कि हम आपसी सहमति से दोनों लड़ेंगे। बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। दोनों आपने यात्रा में भी देखा होगा कि तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी मिलकर चुनाव उस न्याय यात्रा में भागीदार बने और 25 तारीख को आगरा में न्याय यात्रा में अखिलेश जी और राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जो तैयारी है इस संदर्भ में कि इस समय देश का लोकतंत्र खतरे में है। कोई भी इंस्टीट्यूशन इस समय क्या कहते हैं, सरकार के दबाव से अछूता नहीं रहेगी। आपने देखा वो किस तरह से चंडीगढ़ में उन तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करते हुए, जिसके पास 12 वोट थे उसको मेयर डिक्लेयर कर दिया गया और बीजेपी ने उसका जश्न मनाया। वो तो हमारी देश की सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवेंशन के बाद लोकतंत्र को बचा लिया गया। जब वो एक छोटे से मेयर के चुनाव में ऐसा कर सकते हैं तो संसदीय तंत्र में तो क्या है। इसीलिए इंडिया गठबंधन ने मांग भी की है कि वीवीपैट की पर्ची की भी काउंटिंग की जाए। पहले मतदाता सर्टिफाइड करे कि यह हमारी वोट है और उसको काउंटिंग किया जाए। तो मेरे ख्याल से इस देश के न्यायालय ये इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर लाखों लोग उसके खिलाफ आज सड़कों पर हैं। तो कांग्रेस को मिलाकर के अपने उस सवाल पर कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का भाईचारा खतरे में है, देश के जो समाज के कमजोर तबके हैं, अलग अलग हिस्से हैं, उनकी लड़ाई, उनके साथ न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो, नौजवानों के साथ न्याय हो। 5 बिंदु हमारी कांग्रेस इस चुनाव में भी उसको प्रमुखता से देने जा रही है। न्याय यात्रा में भी है कि युवाओं के साथ न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, श्रमिकों के साथ न्याय हो, महिलाओं के न्याय हो। इन 5 बुनियादी सवालों को लेकर के देश की जनता के बीच में जा रही है। और जहाँ तक मोदी को खुद पर भरोसा नहीं, राम पर भरोसा नहीं है। अगर राम पर भरोसा नहीं होता तो हमारी पार्टी के ईडी के लोकतंत्र
तारीख पार्टी के खातों को सीज करने की कौन सी ज़रूरत होती है? चंडीगढ़ में चुनाव फौर्जरी से जीतने की कहाँ आ सकता है? कहाँ सतपाल मलिक जो पिछले 2 सालों से विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों पर उजागर कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों को जेल डालने की जगह उनकी सीबीआई की जांच हुई। कहाँ किसान ने वादा किया, आज देश के अंदर किसान दोबारा आए हैं। हम कुछ नहीं मांग रहे, जो वादे आपने हमसे किए थे एमएसपी का कानून उसको लागू कर दो। एक तरफ स्वामीनाथन जी को आप एमएसपी मनाने वाले को भारत रत्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं इस खाली कागजी गारंटी का है, इसको कानूनी दर्जा दो। और कांग्रेस ने कहा कि हम इसको कानूनी विस्तार देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक प्रकार से कांग्रेस भी कह रही है, कई विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल, हरीश रावत जी ने भी एक बात कही कि वो बीजेपी में विशिष्ट स्थान बना रहे हैं अपने एक खास कामों से। वो काम ठीक उसी तरह के हैं जो हिंदुत्व को अट्रैक्ट करते हैं। राम जन्मभूमि में अभी पूरे मंत्रिमंडल ने दर्शन किए हैं अयोध्या में। अयोध्या में उत्तराखंड भवन, उत्तराखंड का अतिथि गृह बनाने की बात हुई है। उससे पहले यूसीसी लागू किया गया है और यूसीसी लागू करने वाला जाहिर है कि वो पहला प्रदेश है। तो क्या ये चीज़ें पोलराइजेशन के लिए हैं कि जैसा आरोप विपक्ष भी लगाता है, तो इसका क्या संदेश है और इन चीज़ों से कांग्रेस कैसे निपटेगी? देखिए, धामी अपना कुछ नहीं कर रहे। धामी आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयं के उसी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जिस एजेंडे को मोदी आगे बढ़ा। लेकिन सवाल था, जब जनता से धामी ने और मोदी ने विश्वास मत हासिल किया था, उस समय इन सवालों को करी नहीं। सवाल था, धामी ने कहा था चुनाव में, राज्य के अंदर 20,000 सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आते ही उन पदों को भरेंगे। 1 साल से उस पर कोई काम नहीं कर। पेपर लीक लगातार बढ़ रहा है, यूपी हो या उत्तराखंड हो, यहाँ पेपरों को लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उनको सज़ा नहीं मिल रही है। आपने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपने दिया था, आपने खुद देख लिया है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद और उनकी विधानसभा में बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता। 1 महीना हो चुका, पास्को एक्ट के साथ चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। कमज़ोर वर्गीय की बबीता के साथ उसकी हत्या कर दी गई थी, अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट ना बच्ची दुष्कर्म वाले मामले भी ना उस वाले मामले में भी प्रदेश के अंदर महिलाओं पर जुल्म बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर क्या कहते हैं, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण ग्रामीण क्षेत्र से पलायन बढ़ रहा है। इस पर आप कोई नहीं कर रहे। अस्पतालों में चिकित्सक नहीं है। कल ही टिहरी जिले के एक अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ, जहां एक महिला रात में अस्पताल में आई, तड़पती रही, अस्पताल में कोई कर्मचारी नहीं है। तो दशा दुर्दशा राज्य की होगी और इसीलिए इन पर सवालों का कोई प्रश्न न पूछे। उत्तराखंड का नौजवान रोजगार के लिए आगे बढ़ा था, यहाँ अग्निपथ के द्वारा उस रोजगार को, सैन्य रोजगार को समाप्त कर दिया गया। ना मोदी उस पर जवाब दे रहे हैं कि रोजगार का क्या हुआ। आप कह रहे हैं समान नागरिकता संहिता है, इससे क्या उत्तराखंड को फायदा होगा? या इसमें ऐसा कुछ क्या नया था? विवाह की उम्र जो पहले हिंदू विवाह कानून है, न्यूनतम जो उम्र है लड़के और लड़की के लिए, वही तो विवाह कानून को ही तो आपने अडॉप्ट कर लिया, कोई नया नहीं। हाँ, एक मामले में जिसमें सबने ऑब्जेक्शन किया है, जो एक नई विवाह संस्थान की फीलिंग के कारण लिविंग रिलेशनशिप का जो वातावरण है, जिसमें एक प्राइवेसी थी, आप उसने उसका रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो वयस्क है, जो अपनी मनमर्जी से साथ रह रहे हैं, अब उनकी निजता पर भी आपने उल्लंघन कर दिया है। और सबसे सवाल है, अगर समान नागरिक संहिता है तो उसमें जनजातियों को अलग क्यों किया गया है? अगर क्या जनजातियों की महिलाओं को समानता का
लैंगिक समानता का, संपत्ति या कहीं पर भी बराबरी का हक नहीं था। अगर आप जनजातियों को उस समान नागरिक संहिता से अलग कर सकते हैं कानून के अनुसार, तो यही तो माइनॉरिटी के लोगों की भी थी कि आप समान नागरिकता लागू कीजिए, लेकिन हमको अलग कर लीजिए। तो आप हर जगह एक धार्मिक उन्माद के वातावरण को बनाने की कोशिश जो पूरे देश में हो रही है, वही उत्तराखंड में हो रही है। और सवाल है, जिन वादों के लिए, जिन मूल्यों के लिए, जिन नीतियों के लिए आपने जनता से मत मांगा था, उस पर आप पूरी तरह से फेलियर हुए हैं। उसका जवाब हम लोग जो 2014 में और 2019 में मोदी साहब के नेतृत्व में जब सरकार बनी और जब प्रधानमंत्री बनते वो दावेदार थे, काले धन की बात थी, विदेशी काला धन वापसी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात थी, रोजगार की बात थी। इन तमाम वादे, जैसा कांग्रेस और तमाम पार्टियां कहती हैं विपक्ष की, कि पूरे नहीं हुए, लेकिन अब मोदी की गारंटी करके एक नई भरोसा लोगों को दिया जा रहा है और लोग काफ़ी हद तक उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। तो इस भरोसे को कांग्रेस किस तरह से रिएक्ट करेगी, किस तरह से वो अपने वादे को, क्योंकि आपने अभी स्वामीनाथन आयोग की जो एमएसपी को लेकर 50% लागत से 50% कीमत किसानों को देने की बात थी, तो 2006 में वो लपट आई और 2014 तक कांग्रेस यूपीए में सरकार में रही, उसने भी वो रिपोर्ट लागू नहीं करी और अब वो गारंटी देने को तैयार है। लेकिन लोग कैसे एतबार करें आपकी गारंटी पर और कैसे एतबार ना करें उनकी गारंटी पर, क्या तरीका? देखिए, 2-3 चीज़ें मोदी आज गारंटी कर रहे हैं। क्या गारंटी कर रहे हैं? कि हम बिजली, हम गैस सिलेंडर जैसे हमने दिया। सवाल है, कांग्रेस ने जब हिमाचल का चुनाव हुआ उस समय हिमाचल राज्य को, जब कर्नाटक चुनाव था, कर्नाटक के चुनाव में हर राज्य के पड़ोसियों के है कुछ गारंटियाँ राज्यों की जनता से की था, वो गारंटी को हमने लागू किया, जिसमें कहीं पर 100 से लेकर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात थी। वो हमने कर्नाटक में वो हमने हिमाचल में वो हमने लागू किया था। हमने राज्य के कर्मचारियों की एक बड़ी मांग थी, हमारी ओएसपी पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू किया जाए, हम उसको लागू करेंगे। वो जहाँ हमारी सरकारें बनी हमने उसको लागू किया। हमने किसानों को, जो छोटे किसान हैं जो राज्य की सीमा के अंदर हैं, उनको ऋण माफ़ी की वादा किया था, हमने उनको लागू किया। हमने महिलाओं को निश्चित रूप से प्रति वर्ष 2000 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट। क्या इनकम टैक्स राजनीतिक पार्टियों को जो मेरी जानकारी में नहीं मिलता है, क्या बीजेपी के खातों को आपने किसी तरह से छानबीन की? आप आखिर ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है ये बीजेपी की जिन जिन पर आपने आरोप लगाए? अगर वो उन्होंने बीजेपी के अंदर सरेंडर कर लिया है तो आपने फिर उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉन्ड्स को के कानून को कैंसिल किया है, उसी की ये रोक है कि 30 कंपनियों पर जिसके ऊपर ईडी ने या आईटी ने या सीबीआई ने रेड मारी थी, उन्हीं से ही 350 करोड़ से ऊपर का चंदा, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड तो अलग है, बीजेपी को दिया था। तो बीजेपी इस समय लोकतंत्र की बेसिक जो एलिमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, उनको पर हमला कर रही है। ये मैं समझता हूँ ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देखिए, आप कह रहे 400 और 370 का आप आखिर 371 क्यों नहीं, आखिर 368 क्यों नहीं, 370 का भी आपका एक प्रत्येक देश के संदर्भ। और आप कैसे कह रहे हैं कि हम ले आएंगे और देश की तमाम जाने वाले एक्सपर्ट वकील कह रहे हैं कि टैंपरिंग हो सकती है, और आपको भरोसा है कि जनता आपके साथ खड़ी है, तो आप वीवीपैट की काउंटिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका मतलब इस देश में आप लोकतंत्र को पहले से डिक्लेयर करें, हम 400 पार, 300 पार तो 300 पार, 400 पार तो 400 पार, यही शंका को जन्म दे रही है। और इसीलिए एक मांग पूरे देश में कांग्रेस ने उठाई है
अन्य सामाजिक संगठन भी उठा रहे हैं कि मेरा वोट जिसको मैंने दिया उसी को काउंट जा रहा नहीं जा, ये अधिकार मेरा है। इसलिए या तो वीवीपैट की क्या कहते हैं कि काउंटिंग करो या बैलेट पर जाओ, जैसे कि दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में जो हमसे विकसित है, हमसे ज़्यादा आर्थिक रूप से सबल है, जहाँ की जनता अधिकांश शिक्षित है, वो भी बैलेट पर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ साफ गारंटी है जिसको मैंने वोट दिया है वो उसी के खाते में जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है। एक बात अब ये भी निकल के आ रही है कि सरकार हो सकता है कि ऑडियंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो कहा गया है उस आदेश को ओवररूल करे। दूसरा, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हुई उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्रश किया। आपने कहा कि ईवीएम को खारिज किया जाए, ईवीएम में मैनिपुलेशन की गुंजाइश है, लेकिन बैलेट पेपर में भी चूंकि जो चुनाव बैलेट पेपर में मेयर किए हुए थे उसमें भी इस तरह की गड़बड़ियाँ की गई। और तीसरा ये है कि जो सतपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के थे, उनका जो छापे पड़े, छापे पड़ने से पहले 1 साल तक उनके जो बयान आते रहे, और उनका एक बयान कि 2024 के चुनाव में अगर एक पार्टी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, तो फिर 29 के चुनाव नहीं होंगे, ये बड़ा चर्चित रहा। तो क्या ये चीज़ें एक दिशा में जा रही हैं या वास्तव में इन्होंने गलतियां की हैं और तब ये छापे पड़ रहे हैं जो सीबीआई ने 2 दिन पहले जो छापे मारे हैं? देखिए, साफ है जो सतपाल मलिक जी ने बयान दिया था कि अगर देश की जनता ने मोदी को 2024 में फिर चुना तो ये समझिए अंतिम चुनाव होंगे। उसी और थोड़ा सा और इशारा थोड़ा अलग रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि देश के लोगों समझ जाओ, ये 24 के चुनाव अगर मोदी को हटाया नहीं गया तो फिर हमारा लोकतंत्र रशिया के पुतिन की तरह हो जाएगा कि जहाँ एक मॉक झूठे चुनाव के 90% से भी वो जीत रहे हैं। और वो जिन दोनों नेताओं के बयान हैं वो पुष्टि की ओर जा रहे हैं। जो आपने अभी चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव, मेयर तो बहुत छोटा सा चुनाव है, वो देश को नीतियों को मेयर निर्धारित नहीं करता है। मेयर तो सिर्फ अपने ही जो नगर पालिका बड़ा बृहद नगर पालिका चीज़ है उसमें कानून नहीं बना सकता है, वो जो कानून बने उन्हीं को लगा। वहाँ तक आपने देखा होगा, देखिए मेरा वोट जिसको जाए क्रॉस वोट के द्वारा किया गया था और वो पकड़ा गया। तो ये जब क्रॉस वोट, मुझे पता है मेरा वोट कहाँ जाना चाहिए, तो ये जो छोटी सी बात गई है ये इसीलिए शक कर रही है कि ईवीएम में जहाँ मैं वोट डालता हूँ वो कमांड होने के बाद जब काउंटिंग वाले कमांड में जाता है वो मेरे सामने नहीं जाता है। इसीलिए हमने कहा है कि कमांड वाले वोट की जगह वीवीपैट के वोट को जाया जाए। मुझे जिसको मैंने डाला है उसी की काउंटिंग हो, उसके लिए ही कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है। और ये दोनों चीज़ें हैं। देखिए, सतपाल मलिक लगातार पिछले 2 सालों से पुलवामा में के सवाल को उठा रहे थे। ये जो जम्मू कश्मीर का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के थे उसको करप्शन को उठा रहे थे और किसानों के सवाल को उठा रहे थे। और जब किसान दोबारा यहाँ पर आ गए और आपने कीले ठोक करके लोकतंत्र के मूल्यों पर कीले ठोक दिए, उनको फुल लगा कि सतपाल कहीं फिर इनके साथ आएंगे तो इनके ऊपर फिर प्रहार किया जाए, उनको कमज़ोर किया जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए। तो मेरे ख्याल की बात ये हो रही है, मोदी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को, चाहे वो राजनीतिक दलों के माध्यम से उठे, चाहे वो सामाजिक संगठन के माध्यम से उठे, चाहे वो नागरिक संगठनों के माध्यम से उठे, उनको उठने की कोई भी ताकत नहीं होनी चाहिए। ये कार्रवाई उसी ओर, और ये उसी ओर संकेत कर रही है कि अब इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आखिरी सवाल, 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में 5 सीटें बीजेपी को गई, कांग्रेस एक भी सीट। इस बार ऐसा क्या पार्टी करने जा रही है कि वो पहले से बेहतर प्रदर्शन करे? देखिए, इस समय स्थितियाँ 2019
ऊंचाई पर की उस पर पसंदीदा में चरम पर थे। और इस समय पूरे देश में मोदी के खिलाफ एक वातावरण, नौजवान अपने रोजगार के सवाल को पूछ रहा है, किसान दिल्ली की सीमा पर उसको आने नहीं दिया जा रहा, वो क्या कहता है उस पर पूछ रहा है। अनुसूचित जाति और जानती पिछड़े वर्ग की जो राहुल गांधी ने एक मांग कर दी है कि हमारी जनगणना हो, जाति जनगणना पता तो चले कि शिक्षा पर, संपत्ति पर किनका अधिकार है, और उसके अनुरूप जो कमज़ोर है, जो वंचित है, उनको अधिकार दिया जाए। ये जो सवाल है, तमाम तरह के अन्य समूह हैं वो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है। मोदी के खिलाफ देश के सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े लॉयर हैं उनके नेतृत्व में ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी न्यायालय के फैसले आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से चुनाव का सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का एक रूप है, इसलिए कैंसिल किया जा रहा है। चंडीगढ़ के चुनाव ने एक छोटी सी वानगी दे दी है कि लोकतंत्र में चीज़ों को अगर हरण कर लिया जाए तो लोकतंत्र की हत्या किया, और इसको पूरे देश का जनमानस देख रहा है। तो मैं समझता हूँ यही कारण है कि मोदी जी दमनकारी नीतियों को, जबकि एक तरफ कह रहे थे कि राम के नाम पर हम नैया पार कर लेंगे, अब वो दमन के हथियार को उठा रहे हैं, तो ये उनकी कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है, और ये देश की जनता के मन को उजागर कर रहा है कि 2024 बदलाव की शुरुआत इस देश में करेगा।